नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है और मेरे साथ हमारे साथी स्वामी व्यालोक जी दिख रहे हैं। व्यालोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सुप्रभात आपको। सर, दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज सा पॉइंट है। के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, आपको प्रणाम और जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। आप लोगों ने, जितने लोग देख रहे हैं, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूं कि भाई मेरे को लाइक करो तो हो ही, लेकिन पहले आप जाके व्यालोक वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। इसको हम तभी शुरू करेंगे, तभी मानेंगे कि सुप्रभात हुआ है। नहीं तो व्यालोक जी की हम उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ये खराब है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को सबको एक दूसरे के साथ सपोर्ट करने की तो बहुत ही जरूरत है, क्योंकि चुनाव तो बहुत बाद की बात है, यहाँ तो अस्तित्वगत संकट हो रहा है। व्यालोक जी, बात यह है कि तमाम लोग, अगर हम किसी भी इशू पे जा रहे हैं, लोग वापस लौट के यूजीसी पे ही आ रहे हैं। आज की मतलब जब हम लोग बात कर रहे हैं, उससे पहले कल क्या क्या हुआ है, आप चूंकि एक तरह से आप तो इसको एक आंदोलन की तरह शुरू कर दिए हो, तो क्या चल रहा है, अब आपने क्या महसूस किया है? क्योंकि देखिए, सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रेंगी है। पहली बात जान लीजिए, सरकार इसको लेके, जो मेरी जिन लोगों से बात हो रही, बड़ी कॉन्फिडेंट है। जितना ज्यादा, बल्कि एक का तो मैं सुन के ही बड़ा हैरान रह गया। बड़ा दिलचस्प बयान उस नेता ने कहा है। उसने कहा है कि ये अगड़े ही हमको पिछड़ों का वोट दिलवाएंगे, इस तरह से, चूंकि जिस तरह का। तो ये आप आज शुरू कैसे कर रहे हैं आप सुबह? क्योंकि दिन भर इसी पर चर्चा होगी, लेकिन आज की पहली चर्चा यही है जी। सर, शुरुआत तो यहाँ से करें कि ये घटना अब फोकस में आ गई है। तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं तथाकथित ही कहता हूं, उसको आप नोएडा मीडिया कह लीजिए या सेक्टर 15-16 मीडिया कह लीजिए, जो भी कहना चाहें कह लें, जहां पर वो नक्काशीदार केबिन्स में बैठ के, वो एसी में बैठ के वो लोग राष्ट्रीय समाचार चैनल चलाते हैं, जिसमें दिल्ली एनसीआर के अलावा कोई राष्ट्र की खबर नहीं होती है। जहां से नॉर्थ ईस्ट पूरा गायब होता है, जहां से दक्षिण भारत पूरा गायब होता है, जहां से बिहार गायब होता है, जहां से उत्तर प्रदेश का 70% इलाका गायब रहता है, उसको ये लोग राष्ट्रीय न्यूज चैनल कहते हैं। लेकिन 7-8 दिनों की मेहनत मशक्कत के बाद अब इन लोगों को भी समझ में आने लगा है कि इसको अब टाला नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले एक सबसे तेज चैनल ने कल इस खबर को टेकअप कर लिया है। अच्छा, उस तेज चैनल में उठापटक भी बहुत चल रही है। अभी उसका एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था, वहां के सो कॉल्ड संपादक को, सो कॉल्ड संपादक इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि संपादक नाम का जीव मरे हुए बहुत साल हो गए, पत्रकारिता की हत्या हो चुकी है। ऐसे में, ऐसे समय में वो मीडिया हाउस अगर यूजीसी के डायरेक्टिव्स को लेके, और ध्यान रखिए दर्शकों की, ये डायरेक्टिव्स नहीं है, ये 13 जनवरी से नियम बन चुके हैं, क्योंकि आपके गजट में छप चुका है। और पहले जो दिशा निर्देश थे वो दिशा निर्देश थे, ये बाध्यकारी है, यानी कि ये कानून ही है, इसको कानून ही समझिए। अब विद इन लिमिटेड टाइम हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में वो समिति बनानी होगी, कमिटी बनानी होगी, और उसके बाद तब देखने को मिलेंगे जो आशंका हमारे जैसे लोग जता रहे हैं। सर, सबसे बड़ी चीज या सबसे बड़ा परिवर्तन जो मैंने देखा कि जब ये कानून जिस दिन आया था, मुझे लगता है शायद 1 या 2 लोगों की नजर इस पर पड़ी होगी, क्योंकि मैं कानून और थोड़ा सा यहाँ की जुडिशरी को लेके बहुत ही ज्यादा नुक्ताचीनी में लगा रहता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ की जुडिशरी गंदा नाला है, और यहाँ कोई भी कानून बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेंच होगा। तो मैंने इस कानून का जो भी ड्राफ्ट आया था वो जब पढ़ा, आपको मैं बताऊं कि उस समय तथाकथित जो राइट है, क्योंकि भारतवर्ष में दक्षिणपंथ तो आया नहीं है और भारतवर्ष में कोई भी राइट या लेफ्ट है नहीं, लेकिन जो भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं, उन लोगों को 2 तरह से उन्होंने इस खबर को लिया। एक तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए, क्योंकि मोदी जी ने किया है तो अच्छा ही किया होगा, ये सबसे बड़ी बीमारी जो है। दूसरे कि अगर इस पर लामबंद होकर विरोध करें तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ये मैं प्योर राजनीतिक बात कर रहा हूं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या? मुक्तेश्वरानंद है,
ऑप्शन क्या राजीव गांधी हैं, ऑप्शन क्या तेजस्वी यादव हैं। जो तेजस्वी यादव आज कल जो गणतंत्र दिवस बीता है उसके दौरान उन्होंने पहले बधाई दी और फिर उन्होंने कहा कि जिन लोगों का आजादी में कोई योगदान नहीं है वो लोग संविधान बदल रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था आजादी के आंदोलन में, जेल गए थे 1990 के बाद के दशक में, और तब इनकी माताजी ने राजपाट संभाला था। फिर इनकी बहन जी स्वतंत्रता आंदोलन में, इनके बाप जेल गए हुए थे तब पैदा हुई थी, तब उनका नाम मीसा रखा गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इस खानदान ने बहुत बलिदान दिया आजादी के, और अब ये कह रहे थे। तो इस तरह के लोग भी हैं। लेकिन वापस आइए यूजीसी पर। 13 या 12 जनवरी को ये अधिसूचना जारी हुई है। उस दिन जब मैं बोल रहा था तो मैंने देखा कि अधिकांश लोग अरे ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन इसका जो 123 और 124 नंबर का क्लॉज है, जो मैं पहले भी इसी मंच पर और कई मंचों पर चर्चा कर चुका हूं, इसकी सबसे गंदी और घटिया बात जो है वो हिस्टोरिकल सर्विट्यूड को ये एक्नॉलेज करता है, ऐतिहासिक शोषण, जिसमें यह शोषक बताता है अनारक्षित जातियों को और शोषित बताता है आरक्षित जातियों को। मैंने वो यही सवाल कई मंचों पर किया है, फिर यही सवाल दोहरा रहा हूं। जब भारतवर्ष 1200 वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के जिम्मे हम युद्धरत रहे, हम कई जगहों पर हारे, कई जगहों पर हमने अपनी सल्तनत बनाए रखी। भाई राजस्थान ने संघर्ष किया, मराठों ने संघर्ष किया, महाराष्ट्र ने संघर्ष किया, बंगाल ने किया, बिहार ने, पूरे भारत ने। कभी भी पूरे भारतवर्ष पर इन लोगों का कब्जा नहीं रहा। लेकिन मोर और लेस भाई मध्यकालीन इतिहास में तो हमें मुगल ही पढ़ाए जाते हैं कि पूरा मुगलों ने ही हमें खाना खाने से लेके और सब कुछ सिखाया, वरना हम तो असभ्य जंगली लोग थे। और ये ससुर कहाँ से ले आए बिरयानी का सामान, मुझे समझ में नहीं आता है। अरब में कौन से चावल पैदा कर दिए इन्होंने? अरब में जहां कोई एक नदी तक नहीं बहती है वहां पर इन्होंने यमुना नदी की सीलन से बचाने के लिए आबनूस के कुंदे डाले जाएंगे नींव में ताजमहल के, ये भी सीख लिया और ये सब हमें बताया। लेकिन फिर मैं हारमोनियम लेके इधर उधर निकल गया। ऐतिहासिक शोषण के तौर पर आप जैसे ही 4 जातियों को चिन्हित करते हैं, आप पूरे समाज में इतना बड़ा बवंडर घोल दे रहे हैं। और खास तौर से उसमें जो भारतीय समाज 2100-2500 जातियों में आप लोगों की कृपा से अकृपा से बंट चुका है। 1901 के पहले हम लोग जाति नहीं जानते थे, भाई नहीं जानते थे। या उससे पहले पहली जनगणना जो हुई उसमें कास्ट नाम की चीज आई, उसके पहले तो हम लोग कास्ट जानते नहीं थे। तो जब कास्ट नहीं जानते थे तो भाई क्या हुआ? लेकिन आज तो 2400-2500 जातियां, उसमें जो पहली गलती यूजीसी के गाइडलाइन की भयंकर जो अपराध है, वो अपराध है कि आपने बाइबल के टेस्टामेंट से प्रभावित होकर जो हिस्टोरिकल सर्विट्यूड का मामला है वो आपने सीधे थोप दिया है। और वो क्यों ना थोपा जाए? जब ये ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष माननीय दिग्विजय सिंह होंगे, जब इसके पीछे की प्रेरक शक्ति इंदिरा जयसिंह होगी, जब इस कमेटी के सारे लोग पूर्व वामपंथी, पूर्ण कांग्रेसी, पूर्ण लीगी ऐसे लोग होंगे, तो आप इससे क्या फूल बरसने की उम्मीद कर रहे थे? ये वही बरसेगा। दूसरा जो और भी घातक काम इन्होंने किया है, ओबीसी को भी इसमें ले जाके जोड़ दिया है। अब जरा आते हैं फैक्ट्स पर। भारतवर्ष में SC/ST एक्ट है एक, जिसको पहले हरिजन एक्ट कहते थे, अब पता नहीं उसको क्या कहते हैं। SC/ST एक्ट मान ले, उसके मामले परिणति तक कितने पहुंचते हैं सर? मैक्सिमम जो है वो 5%, 2 से 4% जी, और मिनिमम जो है वो 0.67%। इसका एवरेज निकालिएगा तो 2 से 4% जो आपने बताया। 96% मतलब मामले गलत है। इसके बावजूद आपने वो कानून बना रखा है। लोगों के इंटरव्यूज आते हैं कि हम तो एक एक आदमी 10-10, मतलब कमाल का वो आदमी कमा रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपए उसको मिल जा रहे हैं केवल आरोप लगाने से, और वो उससे फिर छीने भी नहीं जा रहे हैं। प्यूनिटिव एक्शन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चलो एक SC/ST एक्ट था, हम जान रहे थे कि भाई एक्ट है,
इससे बच के रहना है। अब आपने दूसरा जो उसमें 0.67% से 5% वाले हैं, उसमें 90% जो परपेट्रेटर होती हैं जातियां, वो कौन है? आज मुझे ये सब घृणास्पद बातें करनी होंगी जात की, नाम ले लेके, ये जरूरी है क्योंकि आपका समाज वैसा ही बन गया है। तो वो कौन करता है? वो सबसे ज्यादा ओबीसी उस मामले में मुब्तला पाए जाते हैं। आप बिहार में आए तो धानुक और कुर्मी, ये दो कास्ट सबसे ज्यादा अत्याचारी जातियां होंगी अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो। उत्तर प्रदेश में चले जाएं, वहां भी यादव होंगे और दूसरी जातियां जो भी दबंग होंगी वो होंगी। राजस्थान में दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया। साहब जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि ना किसी अनारक्षित जाति ने ये काम नहीं किया है, एक दूसरी आरक्षित जाति ने ही किया है जिसको लगता है कि वो फलानी जाति से ऊंचा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारा देश कैंसर पीड़ित है और हम उस पर हैंडी प्लास्ट उस घाव पर साट दे रहे हैं और हम ये खुशफहमी पाले हुए हैं कि कैंसर ठीक हो जाएगा। जी आप सर शायद म्यूट हैं, आपको अब इसका असर क्या, क्योंकि सरकार तो जिस तरह से तय किया है, मुझे नहीं लगता व्यालोक कि ये पीछे होगा। आपको क्या लगता है कि जो अभी आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, आपकी कैंपेन देख रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उस पर बोल रहे हैं अलग अलग अंदाज से, लेकिन आपको लगता है कि क्या बीजेपी को ये लगेगा? अभी तो चूंकि ये तो बहुत सोच समझ के फैसला लिया है, जगदीश प्रसाद को आप जानते ही हैं, अभी उसी को रेगुलेशन कमेटी का भी हेड बनाया जाएगा। और उसने कहा भी था, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं शिक्षा, वो जयंत चौधरी भी, उनके हिसाब से भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि, तमाम लोगों के हिसाब से देखें तो हम लोग ही एक बड़ी उपलब्धि है। तो आपको लगता है कि ये उपलब्धि है तो फिर इसको वापस लेने का तो कोई सवाल अभी भी नहीं है, आज की डेट में भी नहीं। आपके पास क्या जानकारी, आपको लगता है कि देखिए ये ऐसा है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा और ये सरकार चूंकि इस मामले में ठीक सरकार है कि इसको अगर लगता है कि कुछ गलत हो गया है या इसके ऊपर जब प्रेशर पॉलिटिक्स की जाती है तो ये कहीं ना कहीं कदम वापस खींच लेते हैं। दो जगह पर मैंने देखा है, उसी का उदाहरण होगा। एक तो किसान वाला जो आंदोलन था, सो कॉल्ड आड़तियों का आंदोलन, तो इन्होंने किसानों के कानून ले आए, वापस ले लिए। हालांकि पिछले दरवाजे से उन सारे कानूनों को इन्होंने अमल में लाना शुरू कर दिया है और वो है। और इस देश की राजनीति ऐसी है कि जो लोग विरोध कर रहे थे उनके राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में चले जाएं तो इससे खतरनाक खतरनाक कानून बने हुए हैं। बिहार में बहुत समय से मांग चल रही है कि कृषि के जो वो 3 कानून थे प्रस्तावित, वैसा कुछ कानून यहाँ लागू हो जाए। और यहाँ मंडियों की हालत है, उसमें एक तरह से वो कानून पहले से लागू है पूरे देश से, जब वो 3 कानून आए भी नहीं थे, तब बिहार की यह हालत मैं बता रहा हूं। सरकार वापस लेगी और वापस नहीं भी लेगी तो वो संशोधन की, पुनर्विचार की कोई ना कोई ऐसा हल निकालेगी सरकार के बीच में उसकी ज्यादा भद्द न पिटे और वो आराम से बीच का एक रास्ता निकाल के अपनी इज्जत बचा के निकल जाए। क्योंकि अब मैं ये देख रहा हूं कि सरकारी कुछ मंत्री, संतरी, सांसद कुछ कुछ बोल रहे हैं और जनता उनको दौड़ा ले रही है। जैसे कल परसों मैंने निशिकांत दुबे का कुछ देखा, एक्स पर उन्होंने लिख रखा था और मैंने उसके करीब 500 कमेंट पढ़े, एक के बाद एक कमेंट मुझे निशिकांत दुबे के फेवर में नहीं मिला, एक कमेंट नहीं। दूसरी तरफ विपक्ष चूंकि किसी भी मौके की तलाश में है, वो इस मुद्दे को इसलिए नहीं छू रहा है क्योंकि सवर्णों का कोई नहीं है। हालांकि मैं सवर्ण अवर्ण नहीं कहता, मैं आरक्षित अनारक्षित ज्यादा बेहतर मानता हूं। तो अनारक्षित वर्ग का मामला है, इसलिए विरोधी दल नहीं लपक रहे हैं। लेकिन जो विरोधी दल अविमुक्तेश्वरानंद जी की पिटाई तथा कथित को लेके इतने व्यग्र हो रहे हैं, शंकराचार्य के पद की प्रतिष्ठा को लेके इतने व्यग्र हो रहे हैं, वो इस मौके को जाने देंगे ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। मेन स्ट्रीम मीडिया तथा कथित ने कल से ये मामला उठा लिया है। आपको क्या लगता है, आप
सीनियर रहे हैं मेरे, मेन स्ट्रीम में ही रहे हैं, अभी हाल फिलहाल आपने अपनी मर्जी से छोड़ा है। क्या भेड़ चाल वहां नहीं है? जब सबसे तेज चैनल ने उठाया तो सबसे सटीक चैनल कैसे पीछे रहेगा? और हम लाते हैं आप तक निष्पक्ष खबरें, वो कैसे पीछे रहेगा? तो आप देखिए, जब आपका और हमारी बातचीत आएगी तो उस समय लगा लीजिएगा कोई भी चैनल। आज सारे चैनल वही खेलेंगे, आज का खेल वही होगा, यूजीसी का, और यूजीसी पर ही आज पूरा बवाल होगा। जी दरअसल निशिकांत दुबे का तो फिर ट्वीट आया था, कल भी शाम में भी था, मतलब हमने देखा, उसने बताया वो ईडब्ल्यूएस को लेके बहुत इतना उनको लग रहा कि जैसे ईडब्ल्यूएस कल ही किया हो लागू। उनको क्या लग रहा, बार बार ऐसा क्यों लग रहा है उनको? ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस, वो नहीं, ईडब्ल्यू वो इसलिए लग रहा है सर कि इस देश में अनारक्षित वर्ग नाम की भी कोई आबादी है, उसके भी कुछ हक हकूक हैं। ये काम तो भाई मोदी जी ने किया, तो जो उन्होंने किया, ठीक किया, गलत किया, जो किया, जैसा किया, उसको तो कहना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा था। कोई सरकार, चाहे वो तमिलनाडु की हो चाहे कर्नाटक की हो, अगर उसने आरक्षण की सीमा पार की है तो इसलिए कि ओबीसी में मुसलमानों को घुसा सके, ओबीसी ये में हालात क्रिश्चियंस तो को घुसा इसलिए सके। भी खराब होंगे कि ये देखिए, ये बता रही हैं महिला कि आपको किस आधार पे फंसाया जाना चाहिए, इसको आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। हालांकि हमको कोई भी किसी के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन मैं फिर भी दर्शकों को ये दिखा देता हूं, कल से ये चल रहा है। मैं साभार कह रहा हूं भाई, जिसका भी है इसको वो ना ले कोई भी, कि मैंने उनको ये आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। इनको विश्वास सर ऐसा है कि ये जो बालिका है ये शायद मेरी ही जूनियर है, और दुर्भाग्य से एक बार फिर ये भी जेएनयू की खदान से निकली हुई बालिका है, और इसकी पार्टी भी उतनी ही महान है, आरजेडी की है ये प्रवक्ता। अभी चूंकि मैं किसी की व्यक्तिगत जिंदगी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग चाहते भी नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत और वो भी नहीं है, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि हम लोग जातिगत बात पे तो बात ही नहीं कर रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चूंकि के खिलाफ भी होता तो भी हम इसी तरह करते कि ये फैसला गलत है, लेकिन इस तरह के जो है वो इंटेंशन बता रही है कि हम उनको बचाने को फंसाना ही इसलिए चाहिए क्योंकि हजारों साल से वे कब्जे किए बैठे हैं, जबकि जब कभी बात होगी तो लाठी चलाने में कोई पीछे नहीं हटेगा। यहां तक कि अब तो महापुरुषों के, राजाओं के अगर बच्चे हैं, अगर राजा, वो राजपूतों को ये नाम पे, मैं तो वैसे इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो लोग दो लिख देंगे, लेकिन अगर वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम राजा उनके हैं, मान सपोज कीजिए उन्हीं के होने चाहिए, मुझे लगता है उसके बाद भी उनको आरक्षण चाहिए। जिस राजा के बच्चे होंगे उनको, राजाओं के बच्चे तो यार कभी भी हो जाए, गरीब भी हो जाए, तो उनका कोई क्या कर सकता है, उनको थोड़ा ही कुछ कहेगा। ये सब चीजें भारतीय समाज के अंदर की विसंगतियां हैं, लेकिन विसंगतियों को इस तरह से करना, लेकिन मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? आप भी बता रहे हैं लेकिन मुंह नहीं खुल रहा। ऐसा है कि विसंगतियों को, फॉल्ट लाइंस जिनको कहा जाता है, उसको उभारना ही जिहादियों का और मिशनरियों का, ईसाइयों का, इन दोनों का ध्येय रहा है। ये जो बालिका इतनी बात कर रही है, इसकी तुलना मुझे एक ही भाषण से याद आती है जो आरफा खानम शेरवानी ने सीए के दौरान दिया था कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, जब तक हम उस लायक ना हो जाएं तब तक अलतकिया करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग वो बात करेंगे। अब ये जो बालिका है, इसके भाई की अभी हल्दी सेरेमनी हुई थी, दिन रात ये ब्राह्मणों को गाली देती है, माइंड यू ब्राह्मणवाद को नहीं देती है, और ब्राह्मणवाद के बहाने ब्राह्मणों को गाली देने की रवायत चल रही है। एक जाति विशेष को किस तरह यहाँ कैस्टिसाइड किया गया, किस तरह उसको शापित किया गया है, ये पिछले 70 वर्षों का इतिहास देख लीजिए। दूसरी बड़ी घटना इसी से जुड़ी हुई मैं बताता हूं, इसके साथ एक और प्रवक्ता है आरजेडी की, मैं इसका भी नाम भूल रहा हूं और उसका भी नहीं लूंगा, जानबूझ के नहीं लूंगा। दोनों की बड़ी चर्चा हुई पिछले साल 2025 में कि आरजेडी ने कमाल कर दिया, ऐसा कर दिया,
तथाकथित सामान्य वर्ग के लोगों को इन्होंने धूल चिटा दी, वीरांगना है, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप। फिर मैंने देखा, और देखिए मैं जिस दिन इन लोगों को सुनने गया उसी दिन एक ट्वीट किसी सुप्रिया श्रीनेत या किसी और ने किया था, जिसने इन दोनों को टैग किया, दोनों की फोटो लगाई और लिखा कि हमारे दलित वर्ग के लोग फला फला कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, सीना चौड़ा हो गया वगैरह वगैरह। विद इन 5 सेकेंड्स, और दर्शकों इसको ध्यान से सुनिए प्लीज, 5 सेकेंड के अंदर इस बालिका ने क्लेरिफाई किया और नीचे स्वर्णाक्षरों में जड़ा लिखा कि सब कुछ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम दोनों ओबीसी हैं। आप देख रहे हैं, हम दोनों ओबीसी हैं, हमें दलित मत कहिए। ये फांस है, ये विसंगति है, ये फॉल्ट लाइन है। लेकिन ये बालिका आज दलित अस्मिता का प्रतीक बनी हुई है। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि रोहित वेमुला एक किसी छात्र अपने डिप्रेशन को ना संभाल पाने की वजह से आत्महत्या करता है, खुदकुशी करता है, उसके नाम पर ये पूरा बवाल जो है आखिरकार तो है उसी के नाम पर बने एक्ट को लागू करने के लिए ना, जिस पर बहुत जोर लगाया इन्होंने। का जो एक रुख था हम लोगों ने देखा है, मैं इसमें बीच में माफ कीजिएगा बात काट रहा हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हर साल 70 से 80 हजार किसानों ने अगर विदर्भ में आत्महत्याएं की थी, तब किसी को ये नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं लगा कि वो ये तय करे कि ये 70-80 हजार जो आत्महत्याएं हैं ये किसानों की हैं, इसे जातियों के आधार पर बांटा जाना चाहिए कि या नहीं। और जिन लोगों ने सुसाइड की उनके लिए जिम्मेदार ढूंढने जाने चाहिए, क्योंकि किसानों की जिम्मेदारी तो आईएएस और उन पर आनी चाहिए। तो उन लोगों को सीधा ही सजाएं देनी चाहिए, बजाय इसके कि उनको कानून बनाने की ताकत दी। उसी तरह से 1,70,000 लोग दुनिया के किसी देशों में, बल्कि अमेरिका में सारे सालों को जोड़ लोगे, जिस साल से ऑटोमोबाइल क्रांति हुई होगी, तो इंडिया में 5 साल में जितने लोग रोड पर मर गए उनके लिए नहीं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा कि इमरजेंसी की जरूरत है। उसको आईआईटीज में इस साल में 22 से ज्यादा लोग मर चुके बिना किसी उसके, उनका जातियों का कोई उल्लेख नहीं, जो डिप्रेशन से या पढ़ाई की वजह से जिन्होंने सुसाइडल किए, उसको लेकर ये सब नहीं। एक सिर्फ 2 आत्महत्याएं, या उनको माफ करना, एक भी आत्महत्या बहुत खतरनाक बात है, उसके परिवार के लिए मैं मानता हूं अक्षम में होता है, वो पूरी जिंदगी बेचारे नहीं उबर पाते हैं वो। लेकिन जब हम बात आंकड़ों की करते हैं जिसकी उस कमेटी ने वो दी, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो अचानक इस पर बिना ये कैसे मान लिया जाए कि इसमें कोई खेल नहीं किया गया, क्यों ये सोचा नहीं गया, क्योंकि ये बात बिना सोचे तो आएगी नहीं। नहीं, खेल तो किया ही है। नहीं, कौन कह रहा है कि खेल नहीं किया गया? कौन कह रहा है कि इसमें सरकार की सहमति नहीं है? कौन कह रहा है कि इसमें मोदी जीवा की सहमति नहीं है? बेकार बातें हैं ये सब। इस देश में एक पत्ता भी नहीं खड़कता है साहब, और वो भी मोदी जैसा मजबूत प्राइम मिनिस्टर हो तो। ऐसे नहीं होता है भाई। 2012 तक आपके पास एक कानून था, उसकी पूरी व्याख्या मैं कर चुका हूं आप ही के यहाँ पिछले इसमें। मैं फिर से 2-3 पॉइंट बता देता हूं कि वो बाध्यकारी नहीं था, उसमें प्यूनिटिव एक्शन नहीं था, उसमें ये नहीं था कि आपकी डिग्री पर खतरा हो जाएगा। अब के कानून में ये है कि व्यक्ति की डिग्री तो खतरे में है ही, अगर कॉलेज ने सही कार्रवाई नहीं की। अब ये सही कार्रवाई कोट अनकोट क्या है, इसको कैसे तय करेंगे? ये तो बहुत भावनात्मक बात है ना भाई। 2 बच्चों में लड़ाई हुई, हम लोगों ने तो जेएनयू में देखा है कि हमारे क्लासमेट वगैरह, अब ठीक है आप उसको कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे क्लासमेट में अगर कोई मोहम्मदन था तो हम उसको रमेश विधुरी ने जो संसद में शब्द कहते हैं, हमारे कई साथ आते थे। और ऐसा नहीं कि उसका अपमान, मतलब ये आपका समाज है, ये समाज की सच्चाई है। मुझे लोग पंडित पंडित कह के बुलाते थे, पंडित इधर आओ भाई, पंडित इधर आओ। हमारी क्लास में एक उस वर्ग का लड़का था, रजक था वो, और उसका कोई लेन देन नहीं है अपने पेशे से, लेकिन शाम में क्लास के खत्म होने के बाद आए फलनवा कपड़ा लेवे आ जाइए, ये था। और लोग एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब अगर किसी ने किसी को हल्की सी कोई बात कह दी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ और दूसरा अगर
तथाकथित वंचित शोषित दलित समुदाय का निकल गया, लड़की निकल गई, दिव्यांग निकल गया, तो ये अनारक्षित वर्ग का लड़का तो गया। ये सबसे बड़ा है सर। देखिए दूसरी चीज ये है कि इन्होंने एक और, चूंकि इस देश में जिहाद के कंसेप्ट को लेकर अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, जिनको होगा उनके लिए तो उनके सर वो चेक करने की जरूरत है, उनके एंटीसीडेंट की क्या है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से यूपी में डॉक्टर से लेके पुलिस वाला तक और ठेले वाले से लेके मसाज वाले जिम वाले तक सब हिंदू लड़कियों को और सनातन की बच्चियों को एक लॉटरी का टिकट मान के लगे हुए हैं कन्वर्जन में। उसमें ये बात सबसे ज्यादा डरा रही है लोगों को। नीरज अत्री जैसे लोग जिन्होंने इस देश के पाठ्यक्रम में सीबीएसई के बदलने के लिए एक लड़ाइयां लड़ी, उनके मुताबिक उनका ये डर कमजोर नहीं है। एज पर द यूजीसी गाइडलाइन, इक्विटी स्क्वाड विल कीप एन आई ऑन द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट सो दे डोंट do any explicit or implicit caste discrimination in such state 100% Muslims are OBC the potential that, क्योंकि आपको याद होगा 100 में से 97 उन्होंने डाली दी थी, ममता बनर्जी ने उसमें डाल दिया ओबीसी, और वो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कोई कहानी नहीं कह पाया, फिर बाद में हो गया क्योंकि ये सरकार के पास राइट है। ये तमाम चीजों के आधार पर वो दरअसल किताबों के अलावा नहीं जाते, क्योंकि एक कहानी उनको जब अपनी जरूरत होती है तब वो किताबें छोड़ देते हैं, वैसे उनको किताबें याद रहती हैं। तो इसमें कहा गया कि that general caste Hindu girl will be targeted for the conversion और other nefarious activities is immense। तो ये तो शक है पक्का, ये बात भी नहीं सोची होगी। और ये अच्छा आप कह रहे हो वापस लेंगे, लेकिन अगर उनको ये लग रहा है कि ये वोटों का, चूंकि उस वक्त तो सड़कों पे हल्ला हुआ था, अभी तो आपने देखा कि तो कुछ ही बातें हो रही हैं, और उनमें से कुछ लोगों ने तो ये तक कहा, बल्कि मैं जयपुर डायलॉग में देख रहा था कि संजय जी ने कहा कि किस तरह से शंका या तमाम लोगों का उनके पास अब वो भी जाने लगा कि साहब ये क्या है, और वो इस तरह का मजाक बना रहे, कुछ यूट्यूबर्स हैं और वो सब क्या कर लेंगे, ये तमाम चीजें तो चल रही हैं। और उनको ये लग रहा है कि आप जितना उछलेंगे पॉपकॉर्न की तरह कुकर में, उतना ही अच्छा पॉपकॉर्न वोट का खिलेगा। तो आपको नहीं लगता आप उनके लिए वोट का इंतजाम कर रहे हो? आपकी आवाज जी जी सॉरी, मैं म्यूट था। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये जो आबादी है अनारक्षित वर्ग की, ये आपकी सबसे स्टॉन्च सपोर्टर रही है जब आप 2 सीट पर थे, या शायद उस पर भी नहीं थे। इसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे लंबे समय से, अभी भी लेते रहे, लेते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे जैसा आदमी जिसको आज तक आपने कभी जात के मसले पर कुछ बोलते नहीं देखा होगा, वो भी अगर आके ये बोलने लगे तो आप समझ जाइए कि नस कहीं गलत जगह आपने दबा दी है। इसलिए क्योंकि मेरा भी बच्चा है, मैं उसके भविष्य को लेकर चिंतित हूं। मेरा भविष्य तो गया, मेरा जो होना बनना था बन गया, बिगड़ गया, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा? आप एक ऐसे गृहयुद्ध की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, ऐसा बीज वपन कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज तक संग्राम होता रहेगा। भाई आप ये कैसे कर सकते हैं? मैंने जेएनयू में देखा है, एक जीएस कैश बनी, हमारे विद्यार्थियों को लड़कियों ने परेशान कर दिया साहब, वामपंथी लड़कियों ने। कोई भी जाए, कहीं भी जाए, मामला लगा दो, अब उसको प्रॉक्टर को गवाही दो, इसको दो, उसको दो, जबकि वो इतना कड़ा कानून भी नहीं था, फिर भी कई लोगों की जिंदगी तबाह हुई। आप इसको अगर वापस नहीं लेंगे तो फिर जनता का धैर्य कहीं ना कहीं तो चुकता है ना सर। और अभी बंगाल का आगे तो आप सबसे पहली बात तो ये है, देखिए उनका ये कहना है कि बंगाल में अगर कुछ भी होगा तो उसको पहले मुसलमान से अपनी जान बचानी, या ये देखेगा अपने बच्चे को पढ़ाना, पहले तो उसको जिंदा रहना है। तो आपको पहले तो अपना बच्चा बचाना होगा ना, तो उसके लिए तो आपको मुसलमान के खिलाफ इन्हीं को वोट देना पड़ेगा, आप कुछ और तो कर नहीं सकते, क्योंकि भाई मुसलमान सर यही सोच सोच कर आपने आज तक ये फसल काटी है। उसके बाद आप सोशल इंजीनियरिंग पर उतरे, फिर आपने बिहार में तो आपने हद ही कर दी, दलितों के अंदर महादलित बनाया, ओबीसी के अंदर ईबीसी बना दिया।
और उसके बदौलत आप 20 वर्षों से टिके हुए हैं। कोई भी अगर बिहार में कह रहा है कि बहुत चमत्कारिक ये रिजल्ट है या ये है, उसके पीछे आप जैसे मजे हुए पत्रकार जानते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग है और टिकटों का वैसा बंटवारा है। इसके अलावा उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो तो हम लोगों ने बताया भी था, इससे बाकायदा बताया था कि अगर सिर्फ जातियों के वोट जोड़ दीजिए तो यही रिजल्ट है, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं है। हम लोग ये बता चुके हैं, लेकिन इस बार की दिक्कत यह है कि जब आप पहला हथौड़ा मारते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि पत्थर कहाँ से टूट रहा है, लेकिन जब आप 100वां हथौड़ा मारते हैं तो वो गिर जाता है, तो आपको पता चलता है ये 100वां हथौड़ा है। इसलिए रोल बैक करे ना करे सरकार मुझे नहीं पता, लेकिन बयान देना होगा, इसमें लोगों की चिंताओं को दूर करना होगा। चाहे आप इधर से कान पकड़ लें या उधर से कान पकड़ लें, या आप प्राणायाम करें, आसन करें, दंड करें, कोई कर, लेकिन आपको ये चीज करनी पड़े। आप रोल बैक करें या न करें, आपको इस पर बयान देना होगा और सरकार को अपनी गलती समझनी होगी, जो कि अब समझ में आ भी रही है लोगों को। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है, आती है। लेकिन कोई चीज आई तो है नहीं ऐसी सामने जो आपको लग रहा हुआ, मुझे तो पता नहीं, मैं तो नहीं जानता, मैं अंदर इतना कभी नहीं रहा। सामने आने से क्या होता है, जब आप देखते हैं ना कि चर्निंग चल रही है, तो सामने तो बहुत सारी चीजें नहीं आई। 1 साल तक किसान आंदोलन तथाकथित चला, उसके बाद अचानक एक दिन मोदी जी वहां उठते हैं और कहते हैं कि मैं समझाने में सफल नहीं हो सका। तो ये 15% की बात है सर, इन्हीं लोगों का आंकड़ा मैं मान लेता हूं, हालांकि 15% जैसी बात है नहीं। तो 20 से मैं केवल ब्राह्मणों का देख दूं तो भाई उत्तर प्रदेश में चले जाओ यार, 15 से 20% तो ब्राह्मण टहलते हुए नजर आ जाते हैं। 9 से 11%, 12% तो वैसे ही है, जनरल अकेला ब्राह्मण से। वहां बिहार में जिस जगह मैं बैठा हुआ हूं, यहाँ मैथिल ब्राह्मणों को देख लीजिए आप, 8 से 10% केवल मैथिल ब्राह्मण है, बाकी ब्राह्मणों को जोड़ दीजिए। तो सर ऐसे नहीं चलता है जब आप राजनीति करते हैं। और भारत की जो राजनीति, जो यहाँ का पैटर्न हमने चुना है, उसमें सरकार को आज नकल आना ही पड़ेगा। हम देख रहे हैं, हम नहीं, 5-6 दिनों तक तो तथाकथित नेशनल मीडिया ने भी चुप्पी साधी। आज कल किया ना उन्होंने, कल, हाँ कई चैनलों ने किया, कल मैं देख रहा था अलग अलग कई चैनलों ने उसके तो क्लिपिंग्स दिख रहे हैं। वहां जब शुरुआत हो चुकी है तो अब वहां गेस्ट भी आएंगे, गेस्ट में सरकारी प्रवक्ता भी आएंगे। कल वो भी थे, वहां वकीलों को बैठाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि चुनौती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी टिकने वाला लॉ नहीं है ये, या तो सरकार भी, क्योंकि आप बिल्कुल उन लोगों को, मतलब आपने एक नया SC/ST एक्ट की तरह एक नया एक्ट ले आए, आप OBC एक्ट ले आए। सीधे तौर पे ये कहना चाहिए कि जैसे SC/ST एक्ट है, उन्मूलन वो है एट्रोसिटीज का जो वो है, वो उसी तरह से आप एक नया OBC एक्ट भी ले आए हैं, ये भी कहना चाहिए, क्योंकि ये तो सीधा उसी तरफ कहता है। बिल्कुल कहना चाहिए। और ये इन्होंने इसमें 2 जो ऐतिहासिक गलतियां की हैं सर, मैं पूरे कानून को वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो हिस्टोरिकल सर्विट्यूड वाला इन्होंने बाइबल से उठाया है, और दूसरा जो इन्होंने OBC को इसमें शामिल किया है, ये भयंकर गलती है, अपराध है सरकार का, और इस पर उसको वापस आना ही होगा, सोचना ही होगा। आज करे, कल करे, परसों करे, किसी भी चुनाव के पहले करे, लेकिन इसको करना पड़ेगा। व्यालोक, आपने बहुत ही बढ़िया तरह से आज चूंकि देख ही रहे हैं, आज दिन की शुरुआत ही इसी से है, तो पूरे दिन भर देखना होगा, क्योंकि आज तमाम जगह पर प्रदर्शनों की भी है, और दिल्ली में कई जगह प्रदर्शन का आह्वान है, वो तो देखना होगा कौन लोग हैं। लेकिन आपके पुराने इंस्टीट्यूट के जो आनंद रंगनाथन है, उन्होंने इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से मुहिम, लेटर्स, वो सब चीजें लिख रहे हैं। यानी जो जिस जगह से, चूंकि जो भी इस यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अधिकारियों से मेरी बात हुई जो पुराने रिटायर्ड हैं, उन लोगों ने कहा कि ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल जेनोसाइड का पूरा प्लान है, ये बड़े जबरदस्त तरीके से है, जो बाद में शारीरिक हिंसा तक और एक पूरी सोसाइटीज को डिप्रेशन में ले आएगा। क्योंकि जिस तरह से वो खत्म नहीं कर पाए, एकदम एक दिन में सब कुछ खत्म नहीं होता, सब कुछ धीरे धीरे होता है, तो उस तरफ वो जो किया है सरकार ने, और वो वोटों के लिए किया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे, क्योंकि मैं ये मान नहीं सकता कि जो
जिस मिनिस्ट्रीज में ये कहा जाता है कि वहां पेपर वेट उठा के धर्मेंद्र प्रधान इधर से उधर नहीं रखता अपनी मर्जी से, वहां वो ये सब करे, ये बात थोड़ा सा नाकाबिले यकीन है। लेकिन बाकी देखते हैं। चलिए, आप जुड़े हुए लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और व्यालोक वाणी पर भी जाइए। आपका दिन शुभ हो, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।